हेलो बच्चों, आज हमें फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी स्टार्ट करना है। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, आपने इसके पहले फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग एंटिटीज पढ़ा है। ओके, ट्रेडिंग कहो या फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कहो। ओके, तो ट्रेडिंग एंटिटीज अगर है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हो, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आफ्टरवर्ड्स बैलेंस शीट। ओके, नाउ ट्रेडिंग एंटिटीज कौन सी होती है? जो गुड्स को मार्केट में से परचेस करती है और मार्केट में दूसरे पार्टीज को सेल करती है। तो ट्रेडर जो होता है वो एक तरीके से इंटरमीडिएटर होता है, एक पार्टी से परचेस करना, दूसरे पार्टीज को सेल करना, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो खुद गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है और मार्केट में सेल करता है। ओके, अब जैसा शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो। शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है? पहले शुगर का प्रोडक्शन होगा, मतलब मैन्युफैक्चर होगा। मैन्युफैक्चर वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो पहले तो मैन्युफैक्चर होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा और उसके बाद वो उसे सेल कर देगा, मतलब ट्रेडिंग करेगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज एक और एडिशनल अकाउंट बनेगा, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो सीक्वेंस क्या रहेगी? फर्स्ट प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनली बैलेंस शीट। ओके, ये सारे स्टेप्स में आपका फाइनल अकाउंट्स बनता है। इंट्रोडक्शन। द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जनरली प्रिपेयर सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट as part of final accounts in addition to trading account, P&L account and balance sheet. The objective of preparing manufacturing account is to determine manufacturing cost of finished goods for assessing the cost effectiveness of manufacturing activities. मेन ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्या है? टू फाइंड आउट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए इसकी हेल्प होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको क्या मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगी। और ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम ट्रांसफ़र करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो कॉस्ट का पार्ट होता है वो ट्रेडिंग को ट्रांसफ़र होता है। आपको पता है कि ट्रेडिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट हमें मिला वो हम बैलेंस शीट में या फिर पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र होने वाला है? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा जो हम P&L अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें से नेट प्रॉफिट मिलेगा जो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट वाइल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में समझा दूंगा क्या होता है। अभी बस याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमें मिलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में COGS भी कहा जाता है। COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील्स विद द रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस वाइल ट्रेडिंग अकाउंट डील्स विद फिनिश गुड्स ओनली। चलो, एक और पार्ट हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि मटेरियल जो होता है या फिर जो स्टॉक होता है। ओके, स्टॉक में हमारे पास क्या क्या रहेगा? एक रहेगा रॉ मटेरियल, दूसरा होता है WIP, ओके, और थर्ड रहेगा फिनिश गुड्स। देखो, रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोग्रेस या फिर प्रोसेस भी कह सकते हो, फिनिश्ड गुड्स। अब तीनों का डिफरेंस आप गेस कर सकते हो। रॉ मटेरियल, जिसे हम मराठी या हिंदी में कच्चा माल भी कहते हैं। ओके, अब शुगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। शुगर इंडस्ट्री की फैक्ट्री है। ओके, चलो ये शुगर फैक्ट्री है मान लो। तो शुगर फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या रहेगा? तो वो रहेगा शुगर केन। मराठीत आपण याला काय म्हणतो? ऊस, हिंदी में गन्ना। तो ये जो रॉ मटेरियल है, इनपुट है, वो क्या है? रॉ मटेरियल शुगर केन फैक्ट्री के लिए क्या रहेगा? इनपुट रहेगा। और प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? फिनिश गुड्स, दैट इज
इस एग्जाम्पल में वो रहेगा शुगर जो मार्केट में सेल होता है। तो स्टॉक 3 चीज़ों का हो सकता है। एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा होता है फिनिश गुड्स। अगर हमने मटेरियल सिर्फ परचेस किया और उसके ऊपर कुछ भी काम हुआ नहीं है तो वो बन जाएगा, वो है रॉ मटेरियल। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा काम हुआ है, थोड़ा बाकी है, कितना परसेंटेज वर्क हुआ है वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कुछ काम हुआ है, कुछ का मतलब 50% काम हुआ है, 60%, 70%, जितना भी है, पूरा नहीं है लेकिन, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। और अगर कंप्लीट वर्क हो चुका है, पूरा काम हो चुका है, तो हम उसे कहेंगे फिनिश गुड्स। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ गारमेंट्स का, कपड़ा। अगर मार्केट से हमने कपड़ा खरीद लिया तो कपड़ा हमारे लिए रहेगा रॉ मटेरियल। ओके, मान लो कि हम टेलरिंग का काम करते हैं। ओके, अब टेलरिंग का काम करते तो कपड़े का हमने क्या किया होगा, कपड़े से जो कस्टमर है उसका नाप लिया होगा और अब हमें कटिंग करना है। ओके, कटिंग करना होता है और बाकी आगे का सिलाई वगैरह का पूरा काम होता है। मान लो हमने सिर्फ कटिंग करके रखा है तो ये हो गया हमारे लिए WIP। और कटिंग के बाद सिलाई वगैरह सब कुछ पूरा कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्रेस मिल जाएगा जो रहेगा फिनिश गुड्स। ओके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल आता है और WIP आता है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में फिनिश गुड्स का पार्ट आता है क्योंकि हम फिनिश गुड्स को सेल करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, रॉ मटेरियल एंड WIP। ठीक है, और डिटेल डिस्कस हम आगे कर देंगे। चलो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगेन ये पार्ट अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ टर्म्स को हमें अंडरस्टैंड करना है, इन विच डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और एक रहेगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि एक्सपेंसेस, कॉस्ट, मटेरियल, ये सब क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। ओके, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। तो मटेरियल, देन वेजेस या फिर लेबर कहो, एक्सपेंसेस। ओके, ये सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासीफाई हो सकते हैं। तो डायरेक्ट किसे कहा जाएगा और इनडायरेक्ट किसे कहा जाएगा, तो जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अभी जैसा कि मुझे अगर चाय बनानी है, टी बनाना है, तो टी के लिए मुझे क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, करेक्ट। टी पाउडर की ज़रूरत है, क्या है, टी पाउडर की ज़रूरत है। और क्या चाहिए मुझे, शुगर। ठीक है, और इसके अलावा मुझे वर्कर लगेगा जो चाय बनाएगा या फिर चाय को सर्व करेगा, मतलब वेटर की ज़रूरत है। ओके, सो हम चलो इसे लेबर कह लेंगे। और इसके अलावा और भी तो कुछ खर्चे होते हैं जिसे हम एक्सपेंसेस कह सकते हैं। अब देखो, क्या बिना दूध के चाय बन सकती है, आप कहोगे हाँ बन सकती है सर, ब्लैक टी। मैं ब्लैक टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टी की बात कर रहा हूँ। ब्लैक टी अलग होता है, टी की बात करेंगे तो हमें दूध तो लगने वाला है, बिना दूध की टी बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये जो मिल्क है ये हो गया हमारे लिए डायरेक्ट, चाय के पॉइंट ऑफ से मिल्क क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। बिना टी पाउडर के बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो टी पाउडर भी हमारे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। शुगर डायरेक्ट हो गया। ओके, तो ऐसा कोई भी पार्ट कि जिसके बगैर हम प्रोडक्ट को नहीं बना सकते तो वो हमारे लिए डायरेक्ट रहेगा। मैं तो चाय का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। ओके, नाउ लेबर, अभी चाय बनाने वाला भी तो चाहिए। ओके, अगर हमारी होटल है, होटल में चाय बनाने वाला नहीं है तो चाय बनेगी क्या, नहीं बनेगी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे लिए डायरेक्ट रहेगा। अब इनडायरेक्ट किसे कहा जा सकता है, कुछ ऐसा पार्ट कि जो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो काम चल जाएगा। अब देखो, चाय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चाय हमें कस्टमर को देने के लिए कप ज़रूरी है, करेक्ट, तो कप हमारे लिए हो गया डायरेक्ट। अब चाय को सर्व करना है और सर्व करने के लिए आपको मान लो ट्रे चाहिए। अब ट्रे होना मस्ट है क्या, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कप उठाकर भी दे सकते हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। ओके, अब वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर चाय बनाने वाला नहीं आया, हमारी होटल है और जो होटल में चाय बनाता है हमारा आदमी वो आया ही नहीं,
तो चाय बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ओके, अब ऐसा नहीं सोचना है कि चाय बनाना बहुत आसान है, वो तो कोई भी बना लेगा। देखो, घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस में क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हमें कस्टमर को चाय देनी, तो चाय बनाने वाला नहीं आया है तो चाय नहीं बनेगी। लेकिन अगर वेटर नहीं आया, मान लो वेटर नहीं आया, तो क्या होगा? वेटर नहीं आया, ठीक है, चाय बनाने वाला बना देगा और सर्व करने का काम तो कोई भी कर सकता है। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चाय बनाने वाला है वो हमारा डायरेक्ट है, मतलब ज़रूरी है, और जो सर्व करेगा वेटर है उसे हम इनडायरेक्ट कह देंगे। तो अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, जिसे हम प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। और जो सपोर्टिंग होता है, या फिर आप कह सकते हो कि हेल्पिंग होता है, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट बन जाता है। ओके, तो सपोर्टिंग, हेल्पिंग जो भी रहेगा वो है अवेलेबल तो अच्छा है और अच्छे से काम होगा, नहीं है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन बिजनेस को थोड़ा सा ग्रोथ करने के लिए इनडायरेक्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। ओके, सो इनडायरेक्ट भी होना चाहिए। होटल में वेटर अगर अच्छा है तो कस्टमर को अच्छी सर्विस मिल सकती है, राइट? और कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलेगी तो हमारा सेल भी अच्छा होगा और बिजनेस भी ग्रो करेगा। इसलिए इनडायरेक्ट भी ज़रूरी है। लेकिन इनडायरेक्ट का कैसा होता है कि बिजनेस के ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में काम करता है। तो ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ पर क्या दिया है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉस्ट में मटेरियल हो सकता है, वेजेस हो सकता है, और यहाँ पे जो डिस्कशन किया है वो एक्सपेंसेस के बारे में किया है। ओके, देखो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर कॉस्ट अदर देन मटेरियल और वेजेस विच आर इनकर्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सेलेबल सर्विसेज। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए वो खर्चे होते हैं। ओके, जनरल नहीं। जनरल कहोगे तो उसे हम इनडायरेक्ट कहेंगे, स्पेसिफिक अगर है तो वो डायरेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर रॉयल्टीज फॉर यूजिंग लाइसेंस और टेक्नोलॉजी if based on units produced. Second, higher charge of the plant and machinery used on hire if based on unit produced etc. तो अभी बस इतना याद रखो कि रॉयल्टी जो पे की जाती है या फिर हायर चार्जेस है, वो अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बिलोंग करता है, कॉमन नहीं है, कॉमन एक्सपेंसेस नहीं है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो वो डायरेक्ट रहेंगे, अदरवाइज हम उसे इनडायरेक्ट कहेंगे। When royalty or higher charges are based on unit produced, these expenses directly vary with production. ठीक है, और एक आगे एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो पार्ट होते हैं, करेक्ट? देखो, तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। तो वो जो डायरेक्ट के पार्ट होते हैं, देखो, डायरेक्ट मटेरियल, देन आप ले लो डायरेक्ट वेजेस और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तीनों की मान लो हमने एडिशन कर दी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमें मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। इससे क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट मिलता है। और अब आप कहोगे कि सर इनडायरेक्ट मटेरियल, देन इनडायरेक्ट लेबर या फिर इनडायरेक्ट वेजेस कहो, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तीनों की एडिशन हम करते तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा ओवरहेड्स, हमें मिल जाएगा ओवरहेड्स। ठीक है, प्राइम कॉस्ट रहेगी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ओवरहेड्स क्या रहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे ओवरहेड्स बन जाएंगे। यहाँ पे अभी कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। इनडायरेक्ट मटेरियल मीन्स मटेरियल विच कैन नॉट बी लिंक्ड डायरेक्टली विद द यूनिट प्रोड्यूस। अगर आप किसी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और आप ये नहीं बता सकते कि ये मटेरियल स्पेसिफिकली किस काम के लिए हमने यूज़ किया है, कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल रहेगा। ओके, सो ये कॉमन मटेरियल की बात नहीं हो रही है। ओके, सेकेंड, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस क्या होते हैं? आर दोज विच कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू द यूनिट प्रोड्यूस। ऐसे कि जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के साथ हम लिंक नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस फॉर मेंटेनेंस वर्क,
होल्डिंग पे एक्सेट्रा, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जो हम डायरेक्टली किसी यूनिट्स के साथ जिसकी लिंक नहीं लगा सकते। अभी ये एग्जैक्टली बोलना क्या है इनको, चलो मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बता देता हूँ। मान लो कि आप कुछ प्रोडक्ट्स को बना रहे हो, चलो क्या नाम देंगे हम इसे, चलो अगर हम होटल का ही काम कर रहे हैं, ओके, और होटल में हम टी सर्व करते हैं, बाद में भाजी है हमारी, ओके, और चपाती, चलो ये 3 हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना, मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ और बताओ कि वो मटेरियल एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है। अगर मैं कहता हूँ कि शुगर, तो शुगर की लिंक डायरेक्टली आप किसके साथ लगा दोगे, टी के साथ, ओके। शुगर की डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, टी के साथ है। डायरेक्टली लिंक कर दिया आपने तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो भाजी अगर मैं कहता हूँ, समझो मैंने बैंगन खरीद लिया, राइट, नाम से पता चल जाएगा कि डायरेक्टली लिंक किसके साथ है, भाजी सब्जी के साथ है। अगर मैंने गेहूं खरीद लिए, चपाती के साथ लिंक लगा पा रहे हो, करेक्ट, लिंक लगा दी, डायरेक्ट लिंक अगर है तो हम कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, और ऐसी लिंक नहीं लगा पा रहे तो इनडायरेक्ट। अभी ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर रहेगा, चलो लाइट बिल की बात करते हैं। चलो बताओ अभी लाइट बिल किसके साथ लिंक करोगे, लाइट बिल की बात करेंगे, किचन में लाइट है, करेक्ट, तो लाइट तो सबके लिए लगेगा, रेंट रेंट भी सबको लगेगा, कॉमन है। इस केस में ये क्या बन जाएगा, किसी के साथ हम डायरेक्टली लिंक नहीं लगा पा रहे तो ये हमारे लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल को हो, इनडायरेक्ट वेजेस। चलो और एक कंसेप्ट हमें देखनी है बाय प्रोडक्ट की। ना बाय प्रोडक्ट के लिए मैं अगेन आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, क्रूड ऑयल का एग्जांपल, ओके। अब क्रूड ऑयल जो होता है जिससे हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, ओके, डीजल मिलता है, पेट्रोल, डीजल, और केरोसिन भी मिलता है, राइट। अब ये जो केरोसिन है जो हमें मिलता है, तो केरोसिन केरोसिन के लिए क्रूड ऑयल के ऊपर प्रोसेसिंग नहीं होती। एक्चुअली जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उससे मेन टारगेट होता है पेट्रोल और डीजल को निकालना। लेकिन पेट्रोल और डीजल के साथ साथ हम ना चाहते हुए भी हमें केरोसिन मतलब घासलेट, रॉकेल मिल जाता है। तो ये जो केरोसिन ये हो गया हमारा बाय प्रोडक्ट, ओके। तो ऐसा प्रोडक्ट की जो हमें बनाना नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट तो ये है, लेकिन मेन प्रोडक्ट बनते समय हमें और भी कुछ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स को कहा जाता है बाय प्रोडक्ट्स, ओके। अभी जैसा स्क्रैप की बात करेंगे, ओके, स्क्रैप अभी काम होगा तो स्क्रैप मतलब भंगार मिलने ही वाला है, तो स्क्रैप भी हमारे लिए बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल यहाँ पर मिलेगा, बटर मिल्क, मराठीमध्ये आपण याला ताक म्हणतो, ओके। अगर आपको मिल्क से बटर चाहिए और चीज चाहिए जो आपका मेन प्रोडक्ट है, ओके, आपको ना चाहते हुए भी बटर मिल्क मतलब ताक मिलेगा ही, आप कुछ भी करो ये मिलने वाला है। लेकिन मार्केट में ये भी तो सेल होता है, तो ये जो बटर मिल्क ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। शुगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ऐसे बाय प्रोडक्ट मोलासेस होता है, ठीक है। अब ये बाय प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसा करना है, तो बाय प्रोडक्ट्स को कई बार मिसलेनियस इनकम कंसीडर किया जाता है, ओके। लेकिन करेक्ट ट्रीटमेंट इसकी क्या होनी चाहिए, तो और ज़्यादा करेक्ट ट्रीटमेंट इसकी ये है कि आप उसे क्रेडिट द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सो एज टू रिड्यूस टू दैट एक्सटेंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेन प्रोडक्ट। आपने क्या करना चाहिए, बाय प्रोडक्ट का जो भी सेल वैल्यू है उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने याद रखना है कि बाय प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो हमें सेल प्राइस मिलती है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगी, ओके। चलो तो अभी हमने थोड़ा सा बेसिक का पार्ट कवर अप कर लिया, आगे आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट मिलेगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ओके।
कहा है 1 लाख यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट वॉज ₹10 पर यूनिट, लेबर कॉस्ट ₹5. ओके, मटेरियल कॉस्ट है ₹10, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है ₹5. दैट अपार्ट इट वॉज एग्रीड टू पे रॉयल्टी 3 पर यूनिट टू द जापानीज कोलैबोरेटर हु सप्लाइड टेक्नोलॉजी. इसके अलावा जापानीज कोलैबोरेटर है जिससे रॉयल्टी भी पे करने वाले हैं ₹3 पर यूनिट से. ठीक है. रिक्वायर्ड कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है. पहले तो मटेरियल कॉस्ट निकाल लो. ओके, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम कहा जाएगा. रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या रहेगा आपके लिए? मटेरियल कॉस्ट. कितना मटेरियल अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया, कंज्यूम किया. ओके, सो रॉ मटेरियल कंज्यूम 1 लाख यूनिट्स इंटू 10. एक यूनिट के पीछे ₹10 का मटेरियल लगा, तो 1 लाख यूनिट्स के लिए आपको कितना मटेरियल लगा होगा? 10 लाख रुपीज का. डायरेक्ट वेजेस कितने हैं? तो एक मटेरियल के लिए ₹5 की लेबर कॉस्ट है. ठीक है, तो 1 लाख यूनिट के लिए 5 लाख रुपीज. एंड रॉयल्टी 3 पर यूनिट्स हम पे कर रहे, तो 1 लाख इंटू 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमें 18 लाख रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल जाएगी. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये. चलो अभी हम फॉर्मेट देख लेते हैं. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है? ये फॉर्मेट में आप यहाँ पे यूनिट कॉलम भी देख सकते हो. ओके, अमाउंट्स के साथ साथ यूनिट्स का भी कॉलम है. तो फर्स्ट क्या करना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है. अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली दिया था कि एक यूनिट के पीछे ₹10 का मटेरियल लगेगा, तो हमने डायरेक्टली फाइंड आउट किया. तो डायरेक्टली हमेशा आपको नहीं मिलेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. और कैसे कैलकुलेट होगा? तो सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल में ऐड कर दो परचेसेस, लेस कर दो क्लोजिंग, तो हमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिलेगा. सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओके, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया. डायरेक्ट वेजेस रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है. रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों की एडिशन अगर हम करते हैं तो हमें मिल जाती है प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में ऐड होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट. देखो मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे बताया था, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओवरहेड्स क्या होते हैं? तो इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों की एडिशन ओवरहेड्स होती है. और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो उसे फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाएगा, करेक्ट. और प्राइम कॉस्ट क्या होती है? तो जो डायरेक्ट आइटम्स के हम एडिशन करते हैं तो उससे हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाती है. आगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात किया. फैक्ट्री ओवरहेड्स तो है, इसके अलावा भी कुछ बात हो रही है. वैसे अलग से लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, मतलब ये भी तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होनी चाहिए. सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये हमारा क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही पार्ट है. ओके, और एडिशन, ये सबके एडिशन होने के बाद हमें मिल जाता है फैक्ट्री कॉस्ट. देखो पहले हमें मिला प्राइम कॉस्ट विच इज रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों की एडिशन. ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए और फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है? फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है. और अब हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट में लिखना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट में लिखना है. ओके, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जिसके ऊपर अभी काम पूरा नहीं हुआ है वो पार्ट. बाय प्रोडक्ट्स का सेल हुआ है तो उसे भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है. और अब जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे मिलेगा वो हमारी रहेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट को. ठीक है, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं. ठीक है, तो प्रॉब्लम्स के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं अभी. चलो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं. इलिस्ट्रेशन नंबर 2, मिस्टर विमल रन्स ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप. सोप का प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, फॉलोइंग डिटेल्स वेयर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016. डिटेल्स क्या क्या है?
ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 यूनिट्स 16,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 यूनिट्स 20,000 की कॉस्ट है, ठीक है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डेबिट होगी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, देन परचेस। इससे हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा, ओके राइट। याद है रॉ मटेरियल कंज्यूम, देखो ये फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट। यहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री 1,70,000 है, ये 1,70,000 में हमें परचेस को ऐड करना पड़ेगा। परचेस कितना है, 8,20,000 का परचेस है, और उसमें से हमें क्लोजिंग मटेरियल को माइनस करना होगा विच इज 1,90,000। इससे हमें मटेरियल कंजम्पशन मिलेगा। चलो कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, 1,70,000 प्लस 820 माइनस 1,90,000, तो 8 लाख रुपीस का मटेरियल कंजम्पशन है, और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। हायर चार्जेस ऑफ मशीन ₹0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, पर यूनिट के पीछे 0.6 लग रहा है, मैन्युफैक्चर पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, और इस क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस्ड हमें दिया है 5 लाख यूनिट्स, ओके। तो 5 लाख यूनिट्स इंटू 0.6 अगर हम करते हैं तो हायर चार्जेस कितना आएगा, 5 लाख यूनिट्स इंटू 0.6, ये आ जाएगा 3 लाख रुपीज, ओके। हायर चार्जेस फॉर फैक्ट्री, देखो ये हायर चार्जेस फॉर मशीन है और ये हायर चार्जेस फॉर फैक्ट्री है विच इज 2,20,000। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड एट 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ओके। जितना प्रोडक्शन करोगे उसके ऊपर 0.8, मतलब 5 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है इंटू 0.8 प्लस वर्किंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है 12,000, उसके ऊपर 0.4, तो 12,000 इंटू 0.4, तो ये 5 लाख इंटू 0.8 आ जाएगा 4 लैक्स, और इसमें हम ऐड कर देते हैं 12,000 इंटू 0.4 विच इज 4,800, तो टोटल हमें डायरेक्ट वेजेस मिल जाएंगे 4,04,800। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ 1,80,000, ठीक है। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, ठीक है। तो आपने एक बार वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ओके। चलो, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि कौन सा आइटम का इफेक्ट कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे आएगा, डेबिट में। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट में। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 यूनिट्स, अमाउंट 16,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 यूनिट्स, अमाउंट टू बी 20,000। रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो ये हमें मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ये आ गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम 8 लाख रुपीज, राइट। ये देखो यहाँ पे आया था, तो 1 2 3 हो गए। हायर चार्जेस ऑफ मशीन 3 लाख रुपीज है, ये हमारा हायर चार्जेस ऑफ मशीन, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया हायर चार्जेस ऑफ मशीन ₹3 लाख। अब ये हायर चार्जेस ऑफ मशीन को हमने डायरेक्ट क्यों कहा है, क्योंकि एक यूनिट के पीछे कितना है 0.6 है, तो जो यूनिट प्रोड्यूस करोगे आप उसके साथ डायरेक्ट लिंक लगा सकते हो। आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 10 के पीछे 0.6 ₹6 लगेगा, 100 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 0.6 से 60 रुपीज लगेगा। तो कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना रुपीज लगा है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डायरेक्टली, इसलिए हायर चार्जेस ऑफ मशीन हमारे लिए बन गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी ₹3 लाख, ओके। और फिर हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, देखो ये मशीन का पार्ट तो डायरेक्ट था और ये हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री इनडायरेक्ट है, क्योंकि एक फैक्ट्री में तो बहुत से प्रोडक्ट बनते होंगे, कौन से प्रोडक्ट के लिए कितने हायर चार्जेस लगे हमें क्या पता, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेस, चलो 4,04,800 यहाँ पर आपको मिलेगा डायरेक्ट वेजेस 4,04,800। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट है विच इज 1,80,000, तो 2,20,000 और 1,80,000 ये इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेस है। देखो 2,20,000, 1,80,000। और अब सिंपली क्या करना है, ये अकाउंट को टैली कर देना है। डेबिट साइड के टोटल ज़्यादा है 19,20,800, उसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 19,08,100। और अब यूनिट्स का भी टैली करना पड़ेगा ना। यूनिट्स में हमें कितना प्रोडक्शन दिया है, वैसे 5 लाख का दिया है। चलो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 10,000 12,000 और यूनिट प्रोड्यूस में कितना जाएगा 5 लाख यूनिट्स। ओके, इसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं होती, यूनिट्स कॉलम की टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर लिख लेना है और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। और ये पूछा गया है एग्जाम नवंबर 2019 में फॉर 5 मार्क्स। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस वैल्यूज थोड़े बहुत इधर के उधर हो गए हैं, बाकी पूरा का पूरा सेम है। यहाँ पे देखो, ये मिस्टर श्यामलाल रन्स ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस डिटर्जेंट। ओके, सेम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया है, ये तो आपको लर्न हो गया होगा। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, ये मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में। ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल परचेस, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, तो पूरा प्रॉब्लम सेम है। ओके, ये तो अमाउंट्स भी वही लग रहे हैं मुझे, अमाउंट्स में भी ज़्यादा चेंज नहीं है, अमाउंट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं। ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में थोड़ा चेंज है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये है इसका आंसर इन द बुक्स ऑफ श्यामलाल, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फाइनली जो ट्रांसफर हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, 5 लाख यूनिट्स की कॉस्ट आपके आनी चाहिए 19,33,600 और ये टोटल 19,81,600। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो ये नंबर 2 है, दिया है फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मिस शिवी related to 2016-17 manufacturing account, creditors account, trading account is given. There are certain missing figures missing from this account. कुछ figures missing है यहाँ पर, right? रॉ मटेरियल अकाउंट देखेंगे तो क्रेडिटर्स का पार्ट मिसिंग है, ये एक पार्ट मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, राइट? रॉ मटेरियल कंज्यूम पता नहीं। अभी ये जो रॉ मटेरियल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 क्रेडिटर्स दिख रहा है, एक्चुअली ये परचेस होता है, राइट? क्रेडिटर से हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं, तो हमारे पास परचेस अवेलेबल नहीं है। ओपनिंग स्टॉक में परचेस ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस किया तो हमें कंजम्पशन मिल सकता है, करेक्ट? तो यहाँ पर हमारे पास परचेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है, क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड में टू बैंक टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये पूरा दे दिया, बस इसे टैली करना बाकी रह गया। तो डेबिट की टोटल अगर हम करते हैं तो ये आता है 28 लैक्स, ओके, और ये 28 लैक्स, तो कितना डिफरेंस है, 13 लैक्स का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्रेडिटर से परचेस किया होगा, सो बाय परचेसेस। या फिर इस प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल अकाउंट हमने बनाया है ऑलरेडी, तो हम लिख सकते हैं बाय रॉ मटेरियल अकाउंट, और रॉ मटेरियल के डेबिट में यहाँ पे क्या है, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, करेक्ट? तो रॉ मटेरियल अकाउंट लिखना ये ज़्यादा सही रहेगा। चलो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय रॉ मटेरियल अकाउंट। अभी मैं आपको बस क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझाते समझाते आंसर का कुछ पार्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 13 लाख रुपीज जो है वो रॉ मटेरियल अकाउंट के डेबिट साइड में आ गए। चलो, एक मिसिंग वैल्यू तो कैसे निकालना मैंने आपको अभी बता दिया। आगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं पता है। ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो ये पार्ट अगर यहाँ पे आ गया हमारा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। टू वेजेस, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट में है बाय ट्रेडिंग अकाउंट। अब बाय ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, मतलब ये हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या ट्रांसफर करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफर किया जाता है, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। ओके,
एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? तो परचेस ऑफ मशीनरी वर्थ ₹10 lakhs हैज बीन ओमिटेड. मशीनरी आर चार्जेबल एट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%. 10 लाख की मशीनरी हमने परचेस की लेकिन ओमिट हो गया, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अनरिकॉर्डेड है. करेक्ट. अब अगर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगता है 10% से, तो 10 lakhs का 10% हम डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज. और अब ये 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो 2 लाख प्लस 1 लाख डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 3 लाख रुपीज का होना चाहिए. ठीक है. 2 लाख रुपीज ऑलरेडी है प्लस ये 1 लाख रुपीज का, तो डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपीज का होना चाहिए था. वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग. वेजेस कितने हैं? 3,50,000 के. ठीक है. इसमें क्या इंक्लूड है? पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स 3 lakhs एंड पेड टू लेबर एट ऑफिस 50,000. देखो हमने फैक्ट्री वर्कर्स को जो पेड किया है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये हम कंसीडर करेंगे. ऑफिस में जो स्टाफ काम करता है वो नॉन प्रोडक्शन स्टाफ होता है, उसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है. ओके. और वैसे भी ये ओवरहेड से ऑफिस से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड है नहीं, इसे ऑफिस ओवरहेड्स भी कहा जाता है. ओके. हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर होते तो चलेगा, अभी फैक्ट्री वर्कर्स के वजह से तो हम वो कंसिडर करेंगे. ऑफिस एम्प्लॉइज जो होते हैं वो ऑफिस ओवरहेड में कवर होता है, इससे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं लिया जाएगा. तो टोटल 3,50,000 में से हमें 50,000 माइनस करके सिर्फ कितना कंसिडर करना चाहिए? 3 लाख रुपीज ही कंसिडर होना चाहिए. तो ये करेक्शन आ गया यहाँ पे. डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग. अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए हैं 2,44,000. इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 80,000 ऑफ विच 30% पर्टेन टू द ऑफिस. ऑफिस से रिलेटेड 30% है, तो 80,000 का 30% अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा 24,000. बाकी का फैक्ट्री से रिलेटेड है. ओके. ऑफिस से रिलेटेड 30% है तो बाकी का फैक्ट्री होना चाहिए 70%. सो ये रहेगा 56,000. देखो 56,000 जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो कॉस्ट में आ जाएगा. ऑफिस का जो पार्ट है वो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं लेते हैं, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड हुआ है ऑलरेडी. ये जो 2,44,000 है इसमें ये 24,000 इंक्लूड हुए हैं, हमें उसे माइनस करना पड़ेगा. ओके. डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? 2,44,000. ठीक है. इसमें से ये 24,000 जो ऑफिस के हैं वो माइनस हो जाएंगे. फ्यूल चार्जेस 20,000. फ्यूल ऑयल जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये डायरेक्ट में ही रहेगा, ये करेक्ट है. फ्रेट इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, जो रॉ मटेरियल हम परचेस करते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये भी जरूरी होता है, डायरेक्ट का ही पार्ट है, करेक्ट है, इसको कुछ नहीं करना है. डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर 20,000. डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर की बात हो रही है, ये फ्रेट आउटवर्ड है. आपने 12th में पढ़ा होगा. फ्रेट इनवर्ड आप ट्रेडिंग अकाउंट में लेते थे, फ्रेट आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में लिया जाता था. करेक्ट. तो ये जो फ्रेट इनवर्ड है ये मैन्युफैक्चरिंग में तो आ सकता है. ओके. लेकिन ये फ्रेट आउटवर्ड ये P&L का पार्ट होता है. करेक्ट. तो इस वजह से ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं लेना चाहिए था. याद रखो मैं यहाँ पे 20,000 24,000 माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2,44,000 ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डेबिट किए हैं, और ये 244 में ये इंक्लूड है. ये इंक्लूड जो गलत कर दिया है उसे माइनस कर देंगे तो हमें करेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, और वो है 2 लाख रुपीज. हमारे करेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए? 2 लाख रुपीज के होने चाहिए थे. ओके. चलो, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा आना चाहिए ₹2 lakhs का. You are required to prepare revised manufacturing account and raw material account. ठीक है. रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट प्रिपेयर. देखो ये इसका आंसर है, मैं डायरेक्टली आंसर से ही आपको समझा देता हूँ. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देखो कौन सा मटेरियल कंज्यूम का हम बाद में देखते हैं. पहले तो वेजेस का पार्ट. वेजेस कितने हैं? 3 लाख रुपीज. देखो ये 3 लाख रुपीज का कंप्यूटेशन मैंने समझा है. डेप्रिसिएशन 3 लाख और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख. 3 एंड 2. देखो 3 लाख का डेप्रिसिएशन एंड 2 lakhs का डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके. रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो 1 लाख रुपीज, ये तो हमें ओपनिंग दिया है ऑलरेडी. रॉ मटेरियल 1 लाख रुपीज. 13 लाख का परचेस, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कैसे कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स अकाउंट को टैली करके.
आंसर आप देखोगे तो इसमें क्रेडिटर्स अकाउंट भी मिल जाएगा, सेम है 13 लाख रुपीस। ओके, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। और अब नेक्स्ट, चलो इससे हम और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अभी हमारे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितना आया था, 17,94,000। ओके, अभी इसमें ना हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये डेबिट साइड में भी कुछ एडजस्टमेंट हुआ है। देखो ऑलरेडी ये डेबिट साइड कितना था, पहले ओल्ड डेबिट की टोटल करके देखो कितनी थी, 3,50,000, 2,00,000 एंड 2,44,000। अगर टोटल करोगे तो कितना आएगा, 3,50,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,44,000, ये टोटल है 7,94,000 की। ओके, और अब जो आफ्टर करेक्शन टोटल है यहाँ पे ये कितनी है, 8 लाख की है। तो ये 6,000 रुपीज़ से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है करेक्शन की वजह से। तो हमारा ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी 6,000 से इंक्रीज होना चाहिए, और इस वजह से हमारी न्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगी, 18 लाख रुपीज़ की रहेगी। ओके, ये जो ओल्ड है वो 7,94,000 है, न्यू हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई है 6,000 से, तो वो हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट में ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो न्यू कॉस्ट आ गई 18 लाख रुपीज़। और अब ये 18 लाख रुपीज़ हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेना है। ओके, 18 लाख रुपीज़। अब सिंपली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा, और यहाँ पे डेबिट साइड में डिफरेंस हमें मिलेगा 10 लाख रुपीज़ का। और ये डिफरेंस क्या है हमारे लिए, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें मिला है, बस ये हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे 10 लाख रुपीज़। अब हमारा रॉ मटेरियल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा, 1 + 13 14 लाख रुपीज़ ये टोटल। ओके, और डिफरेंस कितना है, तो 4 लाख का डिफरेंस है। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो तो आपको आंसर ये लिख लेना, अभी वीडियो पॉज करके फर्स्ट ये लिखो, और फिर बाद में ये वर्किंग नोट को राइट डाउन कर लेना है। अभी देखो रिवाइज्ड बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से 18 लाख लिया है, मैंने आपको डिफरेंटली समझाया था। 17,94,000 में जो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा का था जो बढ़ गया है उसे ऐड कर दिया, जो वेजेस कम हो गए थे उसे माइनस कर दिया, जो ऑफिस एक्सपेंसेस हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड किए थे वो माइनस कर दिया, और ये नेट फिगर आ गई 18 लाख। मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया है और मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंटली दिया। आप ये तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान में रखना है कि कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो ऐड करो, डिक्रीज हुई है तो लेस कर दो, आपको सेम आंसर मिलेगा। चलो, तो ये क्वेश्चन के साथ ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट कंप्लीट होता है।